य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग कुछ सिद्धांतों के बारे में, लघुपाराशरीय सिद्धांतों के बारे में चर्चा किए हैं। उसी विषय को आगे आज प्रारंभ करते हैं। प्रज्ञा भारतम में भी ज्वाइन कर लिए हैं लोग, और गूगल मीट में आज शायद 2 दिन से कक्षा नहीं हुआ था, इसीलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा पहले प्रारंभ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फलप्रदाः पतयः त्रिषडायानं यदि पाप फलप्रदाः न दिशन्ति शुभम नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेदशुभम हेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम। ये दोनों श्लोकों का जो सिद्धांत है, जो अर्थ है, उसको पिछले कक्षा में हम लोग समझे हैं। नेक्स्ट, लग्नाद व्यय द्वितीयेषु, लग्नाद व्यय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः परेषां अन्येषां इतर भावानां भावाधीपानां वा इतर ग्रहाणां परेषां साहचर्यतः साहचर्य संबंध मात्रेण स्थान अंतर अनुगुण्येन भवतः फलदायको। यहाँ क्या अर्थ व क्या सिद्धांत कह रहे हैं ना, उनका स्वतः पाप फल व शुभ फल नहीं होता है। किसका? ना लग्न से द्वितीयाधिपति का, लग्न से व्ययाधिपति का। ये दोनों परेशान साहचर्यतः अन्येषां साहचर्य संबंध से ही, तो दूसरे के साथ संबंध रखने से ही क्या करते हैं, वो फल प्रदान करते हैं। जैसे संबंध वैसे फल। शुभ ग्रहों के साथ संबंध शुभ फल, अशुभ ग्रहों के साथ संबंध क्या हो जाएगा ना, अशुभ फलप्रद रहेगा। ये विचार, ये सिद्धांत। स्थान अंतर अनुगुण्येन, स्थानांतर गुण्य मतलब जिस स्थान में बैठेंगे, जैसे केंद्र त्रिकोण स्थान में यदि द्वितीय भाव का अधिपति अथवा द्वादश भाव का अधिपति केंद्र त्रिकोण स्थान में स्थित रहेंगे, तभी निश्चित रूप में वहां शुभ फलप्रद होंगे। पिछले श्लोकों में बताया गया है त्रिषड तृतीय षष्ठ एकादश स्थान अशुभ स्थान के रूप में व उसका अधिपति अशुभाधिपति होते हैं। तो उस स्थान में तृतीय षष्ठ एकादश स्थान में यदि द्वितीयाधिपति तृतीयाधिपति एवं व्ययाधिपति अवस्थान करते हैं, तो उस स्थान के हिसाब से वो अशुभ फलप्रद भी रहेंगे। उसका ये फलादश निकल के आते हैं। तो पूरा परिष्कार क्या किया गया है, स्थान अंतर अनुगुण्य। जैसे हम अभी क्या करें ना, एक कुंडली बनाए, मिथुन लग्न की कुंडली, क्योंकि पिछले कक्षा में हम लोग मेष वृष लग्न की कुंडली के विषय में चर्चा कर चुके हैं। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में द्वितीयाधिपति एवं द्वादशाधिपति को देखते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। इसी मिथुन लग्न में केंद्राधिपति बुध बृहस्पति है। इस लग्न कुंडली में केंद्रेश, क्योंकि ये दिशभाव है इसलिए केंद्रेशौ दोनों है, केंद्राधिपति बुध एवं गुरु। आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे शुभ ग्रहों को केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि सर्वे न दिशंति शुभम नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि, शुभ फलप्रद नहीं होते हैं शुभ ग्रह यदि केंद्राधिपति होते हैं। उस दृष्टि से दोनों बुध बृहस्पति शुभत्व के फल नहीं देते हैं। मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, व धनु लग्न हो, व मीन लग्न हो, इसमें चारों की चारों लग्न चला गया। और विशेष करके लग्नेश से अधिक दोष युक्त रहता है चतुर्थेश, चतुर्थेश से अधिक दोष युक्त रहेगा सप्तमेश, सप्तमेश से अधिक दोष युक्त रहेगा दशमेश। उस दृष्टि से भी देखा जाए बृहस्पति बुध से भी अधिक दोष युक्त रहेगा मिथुन लग्न में।
और क्या है ना, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो हो। उसी दृष्टि से देखा जाए ये बृहस्पति सबसे अधिक दोष युक्त रहेगा मिथुन लग्न में, सप्तमेश एवं दशमेश होने के कारण। त्रिकोणाधिपति, त्रिकोण जैसे त्रिकोणाधिपति में कौन कौन है? त्रिकोणाधिपति कोई भी हो वो अशुभ फल नहीं देता है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः शुभ फल प्रदाः। त्रिकोण का स्वामी कौन हो गए ना? एक तो बुध हो गया लग्नेश। समझ में आ रहा है? सब लोग जुड़े हैं ना? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? अरे चलिए, बुध एवं शुक्र, उसके बाद नेक्स्ट शनि, ये तीनों क्या हो गए ना? त्रिकोण के अधिपति हो गए। इन तीनों में से बुध तो केंद्राधिपति है, त्रिकोणाधिपति है, तो दोनों का एक ही अधिपति होने के कारण बुध को दोष यहाँ नष्ट होता है मिथुन लग्न में। और बुध के साथ शुक्र शनि ये दोनों का मित्रता रहता है। बुध शनि शुक्र ये परस्पर में, तीनों में आपस में मित्रता रहती है, तो इनका परस्पर संबंध होने से राजयोग उत्पन्न निश्चित रूप में होगा। परंतु शनि अष्टमेश है। आगे जाके हम लोग एक श्लोक यहां देखिए, केंद्राधिपति, हाँ, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रदः। भाग्य का व्यय स्थान जो है वो रंध्र स्थान होता है। रंध्र मतलब अष्टम स्थान है। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रदः। रंध्रेश मतलब अष्टमेश, शुभ प्रद नहीं रहते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो त्रिक स्थान मतलब 6, 8, 12, त्रिक अधिपति अशुभ फलप्रद रहते हैं। उस दृष्टि से भी देखा जाए तो शनि अष्टमेश के साथ साथ भाग्याधिपति है। शनि संपूर्ण शुभ फलप्रद यहां नहीं रहेंगे, तभी केवल बचा शुक्र। शुक्र यहां किस स्थान का अधिपति ने है ना? व्ययाधिपति है। जब आप लोग फलादेश की सिद्धांत चर्चा करेंगे व सिद्धांत को चिंतन करेंगे, उसमें शुक्र की व्यय स्थान के महत्व थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है ना? शुक्र जब व्ययभाव में बैठ जाता है अथवा व्ययभाव में उच्चस्थ होता है, जैसे मेष लग्न में मीन राशि में शुक्र बैठ जाए, अथवा मिथुन लग्न में स्वगृहस्थ शुक्र हो, व्ययभाव में शुक्र का महत्व सबसे अधिक है। तो आध्यात्मिक सुख व कामना जनित सुख, कामना कारक ग्रह होने के कारण कामना जनित सुख को वह प्रदान करता है, सारे कामनाओं को पूर्ति करवाता है। भले ही वो व्ययभाव का अधिपति भी हो जाए, व्ययभाव में वो शुभ फल प्रद होता है। वृश्चिक लग्न में भी तुला राशिस्थ शुक्र, अथवा मेष लग्न में मीन राशिस्थ शुक्र, मिथुन लग्न में वृष राशिस्थ शुक्र व्ययभाव में रहता है। व्ययाधिपति अथवा व्ययभाव में उच्चस्थ होने के कारण शुक्र वहां शुभ फलप्रद होता है, कभी भी अशुभ फलप्रद नहीं है। और यहाँ लघु पाराशरी के सिद्धांत जब हम लोग चिंतन कर रहे हैं, स्थान अंतर अनुगुण्येन, जिस स्थान में बैठता है उसी के जैसा व्ययाधिपति फलप्रद होता है। एक तो पंचमेश हो गया, पंचम स्थान को हम लोग त्रिकोण स्थान कहते हैं, और त्रिकोण का अधिपति शुभ फलप्रद रहता है हमेशा के लिए। और दूसरा चिंतन क्या हुआ ना, व्ययाधिपति है वो हमेशा अशुभ फलप्रद नहीं रहता है, जिस स्थिति में रहता है उसके जैसा फलप्रद होता है। अशुभ स्थान में अशुभ फल, शुभ स्थान में शुभ फलप्रद। और शुक्र को व्ययाधिपति होने से भी यदि वो व्यय स्थान में बैठ जाए उसको दोष नहीं लगते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए मिथुन लग्न में लग्नाधिपति के साथ शुक्र का भी युति लगभग रहता है, क्योंकि बुध शुक्र निकटवर्ती ग्रह है, सभी को हम लोगों को पता है ना? सबको पता है ना? निकटवर्ती ग्रह सूर्य शुक्र बुध ये दोनों तीनों आसपास में रहते हैं। तो किसी भी कुंडली में बुध शुक्र का निश्चित रूप में युति संबंध रहता है लगभग स्थान में, अथवा कैसे भी हो, दोनों
द्वितीय धन एवं व्यय का संबंध भी रखते हैं, परस्पर में द्वितीय द्वादश का संबंध रखते हैं। इसी दृष्टि से शुक्र का संबंध बुध के साथ इसी मिथुन लग्न में उत्तम माना जाएगा। दोनों यदि एक साथ भी यहाँ बुध शुक्र बैठे हो तभी भी शुक्र का व्ययाधिपति का दोष नहीं लगेगा, व्ययभाव का हानि नहीं पहुंचाएगी। बुध को केंद्राधिपति का दोष नष्ट होगा शुक्र के साथ संबंध बनाने से, एवं त्रिकोणाधिपति भी बुध है, क्योंकि लग्न को हम लोग त्रिकोण में गिनती करते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए यहाँ ये जो युति संबंध है ये राजयोग को प्रदान करेगा। इस सिद्धांत को हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। इसमें शनि का भी दृष्टि और बलवत्तर होगा। शनि का भी दृष्टि हो जाए, शनि का पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। यदि एकादश स्थान में शनि हो जाए नीचस्थ हो जाता है, नीचस्थ होने के बाद भी शनि का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग उत्पन्न होगा, क्योंकि शनि नीचस्थ है, शुक्र स्वगृहस्थ शुक्र का पूर्ण दृष्टि है। शनि नीचस्थ शनि से केंद्र में शुभ ग्रह रहने से भी उसका नीच भंग होता है। दोनों मित्र ग्रहों की दृष्टि से भी नीच भंग हो जाता है, उसका नीचत्व का प्रभाव नष्ट होता है शनि का। चलिए वो आगे की बात है। तृतीय श्लोक के स्थानांतर अन्य जो चर्चा किया गया उसको समझ में आ गया। और एक चंद्रमा का भी देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ किस स्थान का अधिपति ना द्वितीयेश है। द्वितीयेश चंद्रमा यदि बैठा हो कहा मीन राशि में, लग्न से द्वितीयाधिपति बैठा है मीन राशि में और सूर्य से सप्तम में बैठा है, इस स्थिति में क्या फल होगा? हानि या शुभ फल प्रद होगा? क्या फल हो सकता है? क्या चिंतन हम लोग करेंगे यहाँ? सूर्य से सप्तम में रहने से कौन सा चंद्रमा होगा? क्षीण चंद्रमा अथवा पूर्ण चंद्रमा? पूर्ण चंद्रमा होगा। और यहाँ जो नियम कह रहे हैं साहचर्य संबंध, जिसके साथ वो संबंध करेगा, परेशान साहचर्यतः जिसके साथ संबंध बनाएगा उसी तरह वो फलप्रद होगा। यहाँ सूर्य से पूर्ण दृष्ट है और पूर्ण चंद्रमा भी है। चंद्रमा से द्वितीय में चिंतन कर लीजिए बृहस्पति बैठा है कुंभ राशि में, उससे भी निश्चित लाभ है वहां, क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में एक दोनों ग्रह रहने से मिश्रित कौन सा योग बनता है? यहाँ ध्रुधरा योग बनता है। मिश्रित ध्रुधरा योग में भी चंद्रमा शुभ फल प्रद रहता है, क्योंकि यह पूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा से केंद्र में व सूर्य से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में, दोनों केंद्र में होने के कारण अधम योग बनते हैं, लेकिन उस अधम योग का भी फलप्रद उतना नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ मिश्रित दुर्धरा योग बन रहा है। और सूर्य से द्वितीय स्थान में बुध शुक्र रहने से कौन सा योग बनता है? यहाँ कौन से कितने सारे योग बन गया इस कुंडली में? शुभवासी योग बन गया, और क्या योग बना? एक तो दुर्धरा योग बन गया, और अमला योग बना या नहीं बना? अमला योग बन रहा है। चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है और शुभ ग्रह भी है, अमला योग भी बन गया। महाभाग्य योग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, किसी भी हालत में नहीं बन रहा है महाभाग्य योग। पुष्कल योग बन रहा है क्या? अरे पुष्कल योग बन रहा है क्या? है या नहीं है? यहाँ बुध बुध शुक्र दोनों एक साथ है, परंतु राशि का अधिपति बृहस्पति है, राष्ट्राधिपति। राष्ट्राधिपति शुक्र नहीं है, पुष्कल योग नहीं बन रहे हैं, पर बृहस्पति भी अधिमित्र के राशि में भी विद्यमान नहीं है।
भले ही बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि है, शनि का भी पूर्ण दृष्टि है, एक सर्वाधिक बलवान ग्रह का लग्न के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से पुष्कल योग बन सकते हैं, उस तरह के योग नहीं बन रहे। उसके बाद भी हम जो सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति यहाँ दोष युक्त हो सकते हैं, बृहस्पति दोष युक्त हो सकता है, उस सब दोष यहाँ खंडन होंगे क्या, ये भी विचारणीय विषय है। क्योंकि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग रहा है, यहाँ सबसे अधिक जो हानिकारक ग्रह है बृहस्पति है, मिथुन लग्न में। कन्या लग्न में भी ऐसा है, मिथुन लग्न में भी बृहस्पति हानि प्रदायक ग्रह है, लेकिन भाग्य स्थान में बैठ गया। भाग्य स्थान उसके लिए सबसे उत्तम स्थान होता है, क्योंकि भाग्य भाव का कारक भी है। भाग्य भाव में बैठा है, लग्न को दृष्टि दे रहा है। अहंकार जनित दोष तो उत्पन्न करवाएगा, ज्ञान जनित अहंकार व सुख जनित दोष, इस प्रकार के दोष उत्पन्न करवाता है। परंतु एक विषय आप देखेंगे तो यहाँ केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति में परस्पर में त्रिकोण संबंध भी बन रहा है। एक तो बृहस्पति से ये भी 5, ये 9, बृहस्पति दोनों को दृष्टि दे रहा है। एक तो सूर्य के घर को दृष्टि दे रहा है, उसके साथ साथ लग्न को एवं लग्नेश को देख रहा है। होरा स्वामी गुरु ज्ञान वीक्षित युता नान्यश्च वीर्योत्कटा, हम लोग विचार किए हैं। होरा, किसी भी होरा का अधिपति व लग्नेश यदि बृहस्पति से दृष्ट हो, बुध से दृष्ट हो, बुध से युत हो, तभी भी वो होरा क्या होता है, बलवत्तर रहता है। यहाँ यदि शारीरिक कष्ट की चर्चा करें, चिंतन करें, यहाँ शारीरिक कष्ट का नहीं होने की संभावनाएं हैं, परंतु ज्ञान व अहंकार जनित दोष उत्पन्न होगा ही होगा। बा बृहस्पति से कामना जनित दोष भी उत्पन्न होता है। हम लोग कामना कारक ग्रह शुक्र को मानते हैं, परंतु देखते हैं अच्छा प्रवचक जो है वो कामना से अधिक ग्रस्त रहते हैं, और बृहस्पति प्रवचक कारक ग्रह है, और व्यक्ति को जैसे अच्छे टीचर जो है वो प्रवचन जो देने में समर्थ होते हैं, उन लोगों के कुंडली में बृहस्पति सबसे बलवान होता है। उसमें भाग्य स्थान में बृहस्पति आध्यात्मिक शक्ति को व भाग्य को वृद्धि करवाता है। भाग्याधिपति, भाग्य का कारक भाग्य स्थान में बैठ जाए उससे लाभदायक है। यहाँ भाग्य का कारक बृहस्पति खुद बैठा हुआ है, शनि नीचस्थ भी है, भाग्याधिपति है, परंतु शुभ ग्रहों से दुष्ट है, उससे भी फायदा है। बृहस्पति का संपूर्ण शुभ फलप्रद नहीं होगा, अरिष्ट खंडन कर सकता है, आरोग्यता दे सकता है, परंतु अहंकार उत्पन्न करवाएगा, ज्ञान जनित व कामना जनित गुणों को सृष्टि करवाता है स्थिति में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट श्लोक को देख लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक में क्या है, कोई प्रश्न नहीं है ना किसी का, कोई जिज्ञासा व कोई प्रश्न नहीं, तो आगे चलते हैं। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। ये क्या विषय है? सोपि शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। दो लग्न कुंडली बनाइए, एक मेष लग्न कुंडली और एक तुला लग्न कुंडली। इसमें देखिए लग्नाधिपति ये क्या कह रहे हैं, भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः। भाग्य का व्यय रंध्र मतलब अष्टम भाव का अधिपति कभी भी शुभप्रद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो भाग्य का व्यय भाव का अधिपति है। लेकिन स एव शुभ संधाता, वो शुभ फल देते हैं कब ना, लग्नाधीशोपि चेत स्वयं, यदि वो लग्न का अधिपति हो जाए, यदि वो लग्न के अधिपति हो जाए। किस प्रकार स्थिति में ये संभव होगा, ये चिंतनीय विषय है। क्या है, मेष लग्न में सपि शुभ संधाता लग्नाधीशो पीचेत स्वयं, इसका अर्थ क्या हुआ, मेष लग्न में लग्नाधिपति कौन है, अब
मंगल। तो उस नियम के दृष्टि से स अपि शुभ संधाता लग्नाधीशो विचित, स्वयं उसी नियम से हम लोग देखें तो मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। लगेगा? अष्टम भाव का अधिपति होने का दोष यहाँ लग्नाधिपति होने के कारण, इसीलिए मेष लग्न में मंगल संपूर्ण अशुभ फलप्रद नहीं रहता है। कभी कभार योग कारक ग्रह भी बन जाता है मेष लग्न में और बहुत शुभ फल देने लगता है। मेष लग्न में अधिक पराक्रम को वृद्धि करवाता है, शत्रु विनाश का कारण भी बनता है, नया चाहते हुए भी उच्च पद में बैठ जाता है व्यक्ति। और जैसे पढ़ाई लिखाई में शुरुआत में मैं कुंडली प्रैक्टिकल देखा हूं, एक छात्र भोपाल में जिसका कुंडली में देखा, उसका नाम नहीं लूंगा, शास्त्री पढ़ा रहा था, वो आया कमरे में, पूरा दुष्ट बालक है और गुंडागर्दी, मंगल के प्रभाव के कारण गुंडागर्दी करने में छात्र क्या होते हैं, अधिक तेज होते हैं और उनका प्रताप और पराक्रम के गुण के कारण उग्र स्वभाव के होते हैं और प्रशासन दक्षता बड़ा रहता है। मतलब एक साथ उनके कुंडली में देखेंगे इस प्रकार के लक्षण होगा। मंगल यदि सर्वाधिक बलवान हो जाए, वो कई सारे छात्रों को एक साथ समूह बना के स्ट्राइक, हंगामा ये सब करवाने में माहिर होते हैं। उस प्रकार की परिस्थिति। वो आया, कुंडली बदमाश था, कुंडली दिखाया, देखा तो कुंडली सबसे, मेष लग्न की कुंडली है, मंगल सबसे अधिक बलवान है। मैं कहा तुम राजनेता जरूर बनोगे। और वो जैसे सुना, आग्रह से खुश होके चला गया और वो अगले 2-4 महीने के बाद वो स्ट्राइक, हंगामा वो सब चालू कर दिया, क्योंकि राजनेता बनना है उसको। अभी कुछ समय पहले, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो बड़ा मांदा है, क्योंकि अच्छा तीव्र बुद्धि है, पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो उसको भी बुद्धि होने के बाद भी वो तीव्रता किस काम का, नकल करेगा, पास करेगा, उस तरह की। उसके बाद अभी इस समय में देखा जाए तो उसको राजनीति की पकड़ भी है, उसका विद्यावारिधि भी हो गया, उसका नेट भी निकल गया, ये सारा बीएड जो चाहिए नौकरी के लिए। इधर राजनीति माने उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब स्ट्रांग है, आरएसएस के साथ संबंध है, संस्कृत भारती के साथ संबंध है, सबके साथ संबंध है, पूरा कुछ भी कर सकता है, सर्व कर्म दक्ष वो। उस प्रकार व्यक्ति में गुण सृष्टि होती है, माने दुर्गुण भी गुण बन जाता है उस समय में। कुछ समय के बाद प्रशासनिक दक्षता पद में वो बैठ जाते हैं। जब एक दायित्व बोध होता है उसके बाद वो अपना भाग्य को खुद बनाने लगते हैं उस स्थिति में। तुला लग्न में क्या है? तुला लग्न में वृष राशि, लग्नेश एवं अष्टमेश, स एव शुभ संधाता लग्नाधीश चेत अपि स्वयं। यहां हम लोग 2 बिंदु को चर्चा करें, मेष लग्न के लिए एवं तुला लग्न के लिए, दोनों में भिन्नता है। आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिए। क्रूराश्चेत अशुभम हेते, क्रूर ग्रह को, पाप ग्रहों को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, शुभ ग्रहों को केंद्राधिपति का वो शुभ फल नहीं देते हैं। पाप ग्रह केंद्र का अधिपति होने से वो क्या करते हैं, उनका अशुभ फल नहीं देते हैं। मेष लग्न में पाप ग्रह मंगल, वो केंद्र का व लग्न का अधिपति होने का उसको दोष नहीं है। परंतु तुला लग्न में क्या हो रहा है, शुक्र को, तुला लग्न में क्या हो रहा है, शुक्र को केंद्र का अधिपति होने का दोष है। और क्या हो रहा है, एक तो तुला लग्न में केंद्राधिपति दोष बन रहा है, और केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र हो, उस नियम को देखा जाए तो शुक्र को केंद्राधिपति दोष अधिक से अधिक भी लगता है बृहस्पति के बाद। यहां फिर से रिपीट कर दिए नियम, क्या, रंध्रेश का दोष नहीं लगेगा। एक तो तरफ कह रहे हैं उसको केंद्राधिपति दोष लग रहा है, इस तरफ कह रहे हैं वो अष्टमे लग्नेश होने के कारण उसको अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। तो तुला लग्न में शुक्र को
किसका दोष नहीं लगेगा? ना अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अष्टमेश दोष नहीं है, परंतु केंद्रेश का दोष जो है, केंद्राधिपति दोष, वह दोष निश्चित है। तभी केंद्राधिपति दोष शुक्र क्या सृष्टि करेगा? ना कामना सृष्टि करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कामनाओं के विनाश में दुख का विनाश होता है, कामनाओं के वृद्धि से दुख का वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान दुख देने का स्थान होता है अष्टम स्थान। अष्टम स्थान में जब शुभ ग्रह रह जाते हैं किसी जन्म कुंडली में, तभी उसको बड़ा मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट व धन जनित विपत्ति व आर्थिक समस्या बहुत सारे होने लगते हैं। छिद्र का अन्वेषण करना, पर दूसरे का छिद्र अन्वेषण करना, मतलब चुगलीखोर होता है। कभी भी किसी के पास जाएगा तो वो उसका कमी ढूंढेगा, उसी कमी ढूंढने के कारण उसको कोई पास में नहीं बैठाएंगे। और भी मैं मेरे बचपन के एक मित्र को देखा हूं, उसके साथ अच्छा मित्रता अभी भी है, परंतु वो किसी भी स्थान में चलते हैं तो हमेशा दूसरे की कमी ढूंढते हैं। इसलिए जिस नौकरी में रहे, वो पास के कमी ढूंढने के कारण वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। बार बार उनका नौकरी परिवर्तन भी होता है, वो छूट जाता है, अभी नौकरी नहीं करके प्रवचन में लग गए हैं। उस तरह की व्यक्ति भी देखा जाता है। छिद्र अन्वेषण करने की जो आदत है, वही छिद्र अन्वेषण करने की आदत ही उनको समस्या डाल देता है। परंतु यहाँ अष्टमेश का दोष नहीं लगने के कारण ये व्यक्ति छिद्र अन्वेषण नहीं करेगा, धन जनित समस्या नहीं होगी, आर्थिक समस्या जिसको हम लोग कहते हैं। और रोग की विचार किया जाए तो, क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश शुक्र जलतत्व का कारक है, तुला लग्न में रोग विचार किया जाए, क्योंकि अष्टमेश को भी रोग आक्रांत करने की जो विषय है, वो रोग का विचार अष्टम स्थान से किया जाता है। तो वो रोग विचार में जरूर जल तत्व व कफ तत्व से रोगाक्रांत करते हैं व्यक्ति को, शुक्र के कारण, शुक्र के महादशा में, शुक्र के अंतरदशा में, शुक्र के प्रत्यंतरदशा में। उस सिद्धांत को हम लोगों को समझना चाहिए। और क्या हो सकता है? शुक्र कामना जनित दोष, कामना जनित दोष उत्पन्न करवाएंगे। आर्थिक दोष नहीं करवाएंगे, परंतु ये सब दोष होगा। कामना, चारित्रिक दोष, इस सब प्रकार के दोष सृष्टि होगी। अच्छे गाड़ी खरीदना, भले ही पैसा कुछ कम हो, लोन वगैरह लेके अच्छे गाड़ी खरीदना, अच्छे मकान बना लेना, इस प्रकार की आदत हो जाता है। किसी किसी तुला लग्न में शुक्र शुभ स्थान में बैठा हो, जैसे आप देखें तो मेष राशि यहाँ, मीन राशि यहाँ। मीन राशि में उच्चस्थ होते हैं शुक्र। शुक्र यदि मीन राशि में बैठा हो और वो लग्नेश है, अष्टमेश है, मीन राशि में उच्चस्थ बैठा है, उस स्थिति में क्या होगा? ना अशुभत्व नहीं होगा। एक तो वहां अष्टमेश का दोष नहीं लग रहा है, और दूसरा षष्ठ स्थान में बैठा है। षष्ठ स्थान भी अशुभ स्थान होता है, यहाँ षष्ठ स्थान में उच्चस्थ भी है। ये वृत्ति स्थान होता है, वृत्ति प्रदायक ग्रह। इसमें यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो जाए, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फाइट करके जीत जाता है व्यक्ति, उस तरह की आदत बना देते हैं। और चरा लग्न, जैसे कर्क राशि हो जाए, चर लग्न हो जाए, चर लग्न चर राशि एवं शुक्र उच्चस्थ हो जाए, उस स्थिति में आप निश्चित मान लीजिए शुक्र के दशा अंतरदशा में व्यक्ति उत्तर उत्तर अभिवृद्धि होगा व्यक्ति का। भले ही चारित्रिक दोष भी उत्पन्न हो सकता है, उसमें समस्या होगी, सामान्य कुछ रोगाक्रांत होगा, परंतु उसका लाभ भी होता है। चलिए और एक सिद्धांत इस कंप्लीट, ये हो गया विषय। दूसरा श्लोक, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। ये मेष लग्न तुला लग्न दोनों चर लग्न के लिए दोनों का विचार है। उसके बाद
केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि तयोर मारक स्थान संस्थिति। मारकत्वेपि ये प्रसंग ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, समय हो गया है अधिक। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। हाँ, ऐसा होगा तो यहाँ त्रिकोण नेतारः बहुवचन का प्रयोग नहीं करते, त्रिकोण नेतारौ प्रयोग किया जाता। आप किसी भी लघु पाराशरी ग्रंथ में उठा के देखेंगे तो वहां नेतारः बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जब त्रिकोण नेतारौ का प्रयोग करेंगे वहां पंचमेश नवमेश को लिया जाएगा। नेतारः जहां होगा बहुवचन का प्रयोग होगा वहां लग्न को भी गिनती किया जाएगा। लग्न को भी त्रिकोण मानते हैं। त्रिकोण मतलब ऐसे एक त्रिकोण सृष्टि होता है, त्रिकोण इसको मानते हैं। इसलिए केवल 5 और 9 को लेके आप त्रिकोण मान लें और किसी ग्रंथ में टीका में व हिंदी के व्याख्या में लिख दें, उसको मान के आप लें तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है आपके समझने में। जैसे आप यहाँ मिथुन लग्न में अथवा कन्या लग्न में देखेंगे तो आप बुध को त्रिकोणाधिपति नहीं मानेंगे, तो बुध केवल केंद्राधिपति के हिसाब से दोष युक्त होगा। उस तरह आप कुंडली का प्रैक्टिकल फलादेश करेंगे तो वो घटित नहीं होता है। मिथुन लग्न में अथवा कन्या लग्न में बुध यदि शुक्र के साथ संबंध बना रहा है वहां निश्चित बड़ा बड़ा वाणी का भी फायदा है, वकालत भी व्यक्ति करवाता है अथवा कुछ सांबादिकता करता है, बड़ा फायदा होता है उस समय में। हाँ, कभी कभार केंद्राधिपति दोष के कारण मिथुन राशि में भी मारक का स्थिति होने से भी, जैसे कन्या लग्न मीन लग्न हो जाए अथवा धनु लग्न हो जाए, उसमें समस्या होता है, केंद्राधिपति दोष बुध को लगता है, उसमें वो मारकेश के कारण वहां हानि प्रदर्शित रहता है। लेकिन जब मिथुन लग्न कन्या लग्न हो, बुध को आपको त्रिकोणाधिपति भी मानना पड़ेगा केंद्राधिपति के साथ साथ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे एक बृहद जातक में श्लोक है, कभी समय मिलेगा तो बृहद जातक का द्वितीय द्वितीय नहीं तृतीय अध्याय में है, शायद तृतीय अध्याय में है, तृतीय अध्याय में। हाँ, वो लॉजिक पूरा संपूर्ण सिद्धांत है, क्यों आपस में मित्रता रहते हैं, क्या उसका मूल त्रिकोण राशि से ही विचार किया जाता है। प्रत्येक ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि से उसके मित्रता शत्रु समत्व का विचार, नैसर्गिक समत्व का सिद्धांत लिया गया है। बृहद जातक में एक श्लोक है, 4 लाइन का एक श्लोक है, उसमें ही पूरा नियम है। अभी समय मिलेगा तो उसको बताऊंगा। चलिए चलिए, और किसी का कोई जिज्ञासा व प्रश्न है तो करें, नहीं तो कक्षा को। चलिए, धन्यवाद है, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद है सबको। थोड़ा सा श्लोक याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। ये लघु पाराशरी का सिद्धांतों के इसीलिए 5-6 श्लोक ही नोट करवाया हूँ। ये कल तक खत्म हो जाएगी, आगे फिर से वही योगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद है सबको। थोड़ा सा 2 दिन कक्षा बंद हो गया, उस कारण से भी कुछ लोगों के आग्रह कम हो जाता है, बीच बीच में कक्षा बंद हो जाती है। धन्यवाद।